नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 25 फरवरी 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे हम लोग। इसका पहला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ए एडम्स, बी लॉक, सी जॉन ड्यूवी, डी रेमंड। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सी, जॉन ड्यूवी। ऐसे भी पूछ सकता है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो भी इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन ड्यूवी। ठीक है, इसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो जॉन ड्यूवी। या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? उसका जवाब भी यही होगा, जॉन ड्यूवी। तो पहले का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अनुशासित जीवन जीने के लिए, बी किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास कराने के लिए, सी पूर्ण अधिगम, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, तीनों उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? ए कोठारी कमीशन, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी विश्वविद्यालय आयोग, डी खैर समिति द्वारा। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के पृष्ठों की संख्या 244, इस पॉइंट को याद रखना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का 11 वर्ष कार्यकाल बताया। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? ए 10, बी 12, सी 7, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, 12। कोठारी कमीशन में देश व विदेश के, ध्यान रखना, 17 सदस्य थे तथा कार्यकारी दलों की संख्या 12 थी। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट 6% हम लोग देख चुके हैं, व्यय करने को कहा था। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम शिक्षा और राष्ट्र विवरण था। अगला प्रश्न है, स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? ए कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी सैडलर आयोग, डी राधाकृष्णन आयोग। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति में परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण का प्रभावकारी उपकरण आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, आंद्रे बेटले ने जाति को क्या माना? ए प्रतिपक्षी इकाई, बी मनार्थ इकाई, सी डायरेक्टिक इकाई, डी फेलियन यूनिट। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, मनार्थ इकाई। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले 7 थे, हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 हैं, इसको भी ध्यान रखना। और 4 में क्या है? DPSP है। ठीक है, तो पता हो तो अच्छी बात है। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं किस भाग में? 3 में। सही जवाब हो जाएगा सी। कंपनी ने आज्ञा पत्र पर 20 वर्ष बाद पुनर्स्थापित होता है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, 1817 में।
पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिनाटन ने की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के पद पर भेजा गया। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, कानूनी सलाहकार। विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, 1835। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत लगभग 6% थी। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1839 में घोषित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर मालूम हो तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? ए, ब्रिटिश सरकार ने, बी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सी, चार्ल्स वुड ने, डी, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ब्रिटिश सरकार ने। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी, इसलिए इसे वुड घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में व्यक्तियों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय समाज में व्यक्तियों के वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया 4 वर्णों में। नाम पूछ सकता है, तो अगर मालूम हो तो अच्छा है, उम्मीद है कि आप लोग मालूम होगा ही। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? ए, अनुशासनहीनता का बढ़ावा, बी, विघटनकारी हिंसात्मक प्रवृत्ति, सी, शिक्षा की गंभीरता पर प्रभाव पड़ना, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आधुनिक भारत की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास है। वर्तमान में जो शिक्षा है इसका पहला उद्देश्य आर्थिक विकास है। इस तरह से फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो SUPW की फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये इसका सही जवाब है। समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इसका फुल फॉर्म है। यह भारत के विद्यालयों में एक विषय है जिसके अंतर्गत छात्र अनेक प्रकार के कार्यकलाप चुन सकते हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, चित्रकारी, बढ़ईगिरी तथा अन्य हस्तकलाएं। अगला प्रश्न है, पौधे का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, लॉक। अगला प्रश्न है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, BD भाटिया का। महत्वपूर्ण प्रश्न इसके रखिएगा कथन वाले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, सविद्या विमुक्ते। 1936-37 में हमारे देश में कुल 17 महाविद्यालय थे। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1902 में भारत में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी। ए, कंपनी मुख्यालय पर, बी, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर, सी, कंपनी शासित जिलों में, डी, पूरे भारत में। सही जवाब हो जाएगा बी, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? ए, केवल मिशनरी, बी, केवल कंपनी, सी, केवल देसी, डी, उपरोक्त सभी। 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सी, अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया है, सी, अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद अनुभव को सत्य मानता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद और व्यवहारवाद भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले टेस्ट में। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, निर्देशक की। इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? गाइडेंस की, निर्देशक की। जो फर्स्ट पेपर था BD 101 उसमें इस तरह से पूछा गया है, बच्चों को
निर्देशक, माता पिता और मित्र जो हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसने कहा। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, योजना विधि। प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि है योजना विधि। 23 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, समस्या केंद्रित। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसे, समस्या केंद्रित। शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में प्रयोजनवाद का विचार है कि पाठ्यक्रम व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता एवं मांग के अनुकूल रखा जाए, तभी वह शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ काम कर सकता है। प्रयोजनवाद शिक्षा का उपयोग हो रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है प्रयोजनवादी शिक्षा का अधिनियम है। ए उपयोगिता का अधिनियम, बी एकीकरण का अधिनियम, सी अनुभव का अधिनियम, डी उपरोक्त सभी। 27 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा। आदर्शवाद की ज्ञान, ध्यान रखना, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में भाव पक्ष की प्रधानता होती है। आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा में भाव पक्ष की प्रधानता होती है, पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। फ्रांसिस बेकन का योगदान है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, आगमन शिक्षण विधि। ध्यान रखना बेकन, इस पॉइंट को सारे ध्यान रखना, एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है। बेकन जो है आगमन विधि, अरस्तु निगमन विधि, ये दोनों महत्वपूर्ण है। बेकन आगमन विधि, अरस्तु निगमन विधि, कार्ल बैल बुक्कुक खेल विधि, विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि, ये महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखना, ठीक है। विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि, फोबेल किंडरगार्टन विधि, ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मरिया मंटेसरी विधि, ध्यान रखना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना आप लोग, ठीक है। कौन सा, प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन विधि और मंटेसरी विधि, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो अगला है एथेसन व रॉबर्ट बुश सूक्ष्म शिक्षण विधि, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। रॉबर्ट जो है, हालांकि आ चुका BD 101 में इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है रॉबर्ट होगा। 3-4 लास्ट वाले महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कपिल मुनि। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के विचार समान हैं। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, वैशेषिक दर्शन के। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को स्वरूप दिया। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, शंकराचार्य जी अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शन आधारित है। ए ब्रह्मसूत्र, बी गीता पर, सी उपनिषदों पर, डी उपरोक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर। वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद तीनों पर है। वेदांत के अनुसार प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, तर्क प्रमाण, श्रुति प्रमाण, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, तीनों है, प्रत्यक्ष, तर्क, श्रुति तीनों प्रमाण है। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य के अनुसार दर्शन के मूल तत्व हैं चित, अचित, ईश्वर, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, तीनों हैं, चित, अचित, ईश्वर तीनों हैं। अगला प्रश्न है शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, नैतिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, ब्रह्मसूत्र। वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है
प्रथम नवोदय विद्यालय 1985-86 किन राज्यों में खोले गए? सही जवाब हो जाएगा सी, हरियाणा, महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण में रखिए, थोड़ा सा पूछ सकता है इसको। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये नवोदय विद्यालय से संबंधित है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1857। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आगरा विश्वविद्यालय की, ध्यान रखना, 1927 में। और भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ए, आवासीय संबंध शिक्षण, बी, आवासीय संबंधक आवासीय संबंधक, सी, संबंधक उच्च आवासीय, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, आवासीय संबंधक आवासीय संबंधक आवासीय संबंधक आवासीय संबंध, ये जो है 44 का सही जवाब है बी, 3 है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय संबंधक प्रकार के हैं, ठीक है। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? प्रश्न पूछा गया है। 45 का सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है? मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, तीनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का योगदान, मुक्त विश्वविद्यालय से ओपन कहते हैं, इग्नू हो गया, राजेश टंडन हो गया, नवोदय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तीनों में योगदान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा नीति की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति समिति के द्वारा की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई? तो राममूर्ति समिति के 1990 के द्वारा। मैंने पहले बताया, जो अब फिर से बता रहा हूँ, जो डाइट है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। सिफारिश किसकी की गई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से कार्य करती है, ये प्रश्न आ सकता है यहाँ पर। तो डाइट की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को 2000 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, बी, शिक्षा का समान अवसर, सी, भाषाओं का विकास, डी, उपरोक्त सभी। 48 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के 2 भाग परंपरागत और मुक्त हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना, यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है, द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, एच हेदरिंगटन। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, इसके सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। तो 52 का सही जवाब है डी। एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। भारत के 5 क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग हैं। अगला प्रश्न है,
प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नत नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला। ठीक है, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नत नहीं कर सकती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला। NCERT के कितने घटक हैं? 8। महत्वपूर्ण है, इसको पूछ सकता है। किस समिति ने अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, हटांग समिति। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, NCERT। मैंने पहले बताया NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। BTC का पूरा नाम बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है। अगला प्रश्न है, उपग्रह अन्वेषण दूरदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, 1975-76 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधित कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, सन 2000 तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। महत्वपूर्ण इसको रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित कार्य योजना का क्या उद्देश्य था? तो सन 2000 तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। 20 का सही जवाब है। सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, सर्व शिक्षा अभियान। कब शुरू किया गया, इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, शिक्षा का सार्वजनिकरण। इसको महत्वपूर्ण में रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के संबद्ध करने का विचार किसका था? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, JP नायक। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने अध्यापन कार्य कहाँ किया था? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, बड़ौदा में। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया था। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है? श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा सी, कर्मयोगिनी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सारी अरविंद की कृतियां हैं, लाइफ, डिवाइन, आर्यपत्र, कर्मयोगिनी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, एक आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, श्री अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सामाजिक विकास के चक्र में श्री अरविंद घोष ने 4 सोपान बताए हैं। अगला प्रश्न है, द ह्यूमन साइकिल के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, श्री अरविंद घोष। द ह्यूमन साइकिल के लेखक कौन है? श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के किस उद्देश्य को वर्णित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, ज्ञानेंद्रियों का विकास। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के जीवन दर्शन के सिद्धांत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, सभी। कर्मयोगी, भक्ति, समर्पण तीनों हैं। अगला प्रश्न है, गांधी के पत्र का क्या नाम था? महत्वपूर्ण में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, हरिजन। गांधी के पत्र का क्या नाम था? हरिजन। महात्मा गांधी ने सन 1933 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन की स्थापना की। ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, साहित्यिक शिक्षा।
अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, एसएच ऑन द गीता भाग 2। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अमेरिका में। अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद में वर्ष 1893 में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, पंडितों का। पंडितों का मतलब यहाँ पर विद्वानों का। विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व 5 हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता? महत्वपूर्ण है, इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, इंद्रिय सुख दिया जाता है, ये नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, योग को। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षण होने चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, केवल महिला। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? केवल महिला। अगला प्रश्न है, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए? सही जवाब है 76 का बी, आत्मज्ञानी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों विकास किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी विरोधी थे? स्त्रियों की हीनता के, बी स्त्रियों की दीनता के, सी स्त्रियों की प्राधीनता के, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी किसके विरोधी थे? तीनों, स्त्रियों की हीनता, दीनता और प्राधीनता तीनों के। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है? विस्तृत, समन्वयवादी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? ए गुरुकुल पद्धति, बी शिक्षण पद्धति, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, गुरुकुल पद्धति। स्वामी विवेकानंद जी मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? तो गुरुकुल पद्धति। आप लोग ध्यान रखना, हम लोग इसके पहले 7 और 8 कर चुके हैं। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो कम से कम आप सेट जो है 7, 8 और ये 9 ये तीनों जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो पीछे का विस्तृत यूनिट वाइज हैं वो शायद तो आप देख ही लीजिए, समय होगा तो। ज़्यादा समय तो है नहीं, तो हम लोग इस टाइम है थोड़ा सा देखते हैं, टाइम बचता है तो उम्मीद करते हैं हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 10 भी हल करेंगे इसका, भारत समकालीन शिक्षा और अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा का। तो यह था BD 102 का फुल प्रैक्टिस सेट 9 था। आप लोग मॉडल पेपर जितना भी पढ़ सकें उसे पुनः पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए, और हो सके तो जो प्रैक्टिस सेट है इसका PDF आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ठीक ठाक प्रश्न रखे गए हैं। अपने पर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ आप एग्जाम देने जाते हैं। हम्बली रिक्वेस्ट है, वहाँ हर बच्चे को अपने चैनल के बारे में बताइए। इससे क्या होगा, अपने चैनल पर व्यू ज़्यादा आएगा तो हम लोग और अच्छा रहेगा सब कुछ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।